अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको मज़ीद भी जो कंट्रीज़ हैं उनके बॉर्डर्स वगैरह दिखाऊंगा, मज़ीद कंट्रीज़ के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको दूंगा। तो इसी तरह से आज मैं आपको लुबियाना के बारे में कुछ बताऊंगा। लुबियाना स्लोवेनिया का कैपिटल सिटी है और लुबियाना का जो सिटी सेंटर है वहाँ से तकरीबन 27 किलोमीटर के फासले पे लुबियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये 1963 में बनाया गया था और लुबियाना की एक साइड पे ऑस्ट्रिया का बॉर्डर है, दूसरी साइड से ये इटालिया के साथ मिला हुआ है, तीसरी साइड पर ये क्रोएशिया के साथ है और इसकी चौथी साइड पर हंगरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि एयरपोर्ट की अंदरूनी साइड पे हर किसी को जाना अलाउ नहीं होता, लेकिन किसी वजह से मुझे अलाउ हो जाता है। तो ये लुबियाना की अंदर वाली साइड है। तो जब हमने लुबियाना एयरपोर्ट के अंदर जाना होता है तो हमें इस तरह का एक विज़िटर कार्ड इशू किया जाता है और ये इसकी वैल्यू उतनी ड्यूरेशन, इसकी ड्यूरेशन जो है वो उतनी देरी होती है जब तक अंदर काम होता है। वापसी पर ये कार्ड वापस कर दिया जाता है। तो स्लोवेनिया एक खूबसूरत शहर है। यहाँ पे भी ऊंचे पहाड़ हैं, झीलें भी हैं और जंगल भी हैं। तो यहाँ के लोग भी काफ़ी हंसमुख हैं, बड़े मिलनसार हैं और कोऑपरेटिव लोग हैं ये। स्लोवेनिया बेसिकली मैं इसे थोड़ा सा एक्सपेंसिव कंसीडर करता हूँ, क्योंकि यहाँ इनकम जर्मनी से तो डेफिनेटली कम है, लेकिन यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो इक्वल टू जर्मनी है, बल्कि कुछ चीज़ों पे मैंने जर्मनी से ज़्यादा प्राइसेस यहाँ पे देखी हैं। तो बेसिकली तो मेरा मकसद ये होता है इस वीडियो को, जो मैं वीडियोस वगैरह अपलोड करता हूँ, कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। तो अभी मैं स्लोवेनिया से ऑस्ट्रिया इंटर होने वाला हूँ, तो ऑस्ट्रियन बॉर्डर भी बल्कि पहुँचने वाला हूँ। तो वीवर्स, यहाँ पे जो पहली चेक पोस्ट आएगी ये स्लोवेनिया का बॉर्डर होगा और उसके बाद एक टोल प्लाज़ा आएगा, वो स्लोवेनिया के अंदर ही है। और टोल प्लाज़ा पे करने के बाद आगे एक टनल शुरू हो जाती है। तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक 7 से 8 किलोमीटर टनल की लंबाई है। और ये जो स्लोवेनिया और ऑस्ट्रिया का बॉर्डर है ये बेसिकली टनल के तकरीबन दरमियान में आता है, लेकिन वहाँ पे टनल पे क्योंकि जगह कम होती है तो इसलिए बॉर्डर इन्होंने बाहर ही बनाए हुए हैं। तो ये है स्लोवेनिया की चेक पोस्ट आखिरी। पुलिस की गाड़ी खड़ी है, लेकिन पुलिस यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे 99.99% लोग लीगल ही होते हैं जो ट्रैवल कर रहे होते हैं। ये जो आगे आपको इमारत नज़र आ रही है वो टोल प्लाज़ा होगा ऑस्ट्रिया का। इसकी एक साइड जो है ये बेसिकली ये टनल का टोल प्लाज़ा है। तो जब हम इधर से ऑस्ट्रिया में एंटर होते हैं तो जो टोल प्लाज़ा वो स्लोवेनिया वाले टोल टैक्स लेते हैं, जो कि 7 यूरो 50 सेंट होता है। लेकिन जब हम ऑस्ट्रिया से स्लोवेनिया की तरफ एंटर होते हैं तो जो ऑस्ट्रिया साइड पे टोल प्लाज़ा है वो इसी टनल का 13 यूरो 50 सेंट लेता है, तो चार्ज करते हैं बल्कि। तो वीवर्स, इसी तरह आपको मैं ऑस्ट्रिया का जो एंट्री पॉइंट है वो दिखाऊंगा। वहाँ पे इनकी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। ले जनाब, ये आ गया है स्लोवेनिया का आखिरी टोल प्लाज़ा। यहाँ पर पे किए जाएंगे 7 यूरो 50 सेंट। पे हो गए हैं। अब हम ऑस्ट्रिया की तरफ जाने लगे हैं। तो थोड़ी देर बाद ही टनल आ जाएगी, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है। उस टनल के दरमियान से ऑस्ट्रिया शुरू होता है, लेकिन खैर वहाँ पे कोई इन्होंने वो नहीं लगाई हुई, कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगे हुए। वो सिर्फ जब जीपीएस पे देखा जाता है तभी अंदाज़ा होता है, या जीपीएस जो है वो रोड के नंबर चेंज कर देता है।
यानी स्लोवेनिया में ट्रैवल हो रहा था A10 मोटरवे पे, और जो ऑस्ट्रिया की मोटरवे है वो A11 है। ले व्यूअर्स, ये आ गई है ऑस्ट्रिया की जो फर्स्ट चेक पोस्ट है वो। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं इसी तरह ओपन ही है, पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन पुलिस वाले शायद गाड़ियों में बैठे हुए हैं या अपने दफातर में बैठे हुए हैं। बात फिर वहीं आ जाती है कि यहाँ पे मोस्टली लोग जो है वो, मोस्टली क्या 99.99% लोग लीगल हैं, कानून को फॉलो करते हैं। तो वीवर जो मेरी राइट साइड वाला रोड है उस पर आप देखेंगे तो आई लिखा हुआ है, लेफ़्ट साइड वाले रोड पे डी लिखा हुआ है। आई मीन इटालिया साइड और डी मीन डोइचे लैंड। तो पहले भी आपको बताया है कि जो ए है ये यूज़ किया जाता है ऑटोबान के लिए। जर्मन में मोटरवे को ऑटोबान कहते हैं। और ऑस्ट्रिया में भी जो लैंग्वेज है वो जर्मन ही है, तकरीबन यही बोली जाती है जैसे पाकिस्तान और इंडिया का है। पाकिस्तान इंडिया में तो फिर थोड़ा डिफरेंस है ना, ये कि लिखने में और है लेकिन बोलने में सेम है, हिंदी और उर्दू है जैसे। तो इसी तरह ऑस्ट्रिया और जर्मन की लैंग्वेज भी सेम ही है। तो व्यूअर्स, अब हमारा जो नेक्स्ट ट्रैवल है वो सारा ऑस्ट्रिया में है। ये अप्रोक्सीमेटली 373 किलोमीटर्स बनता है। तो यहाँ पे क्योंकि रोड पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, स्पीड लिमिट नॉर्मली तो 130 किलोमीटर है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से ज़्यादातर स्पीड लिमिट 100 है और 80 किलोमीटर है। तो हमारे अब नेक्स्ट ट्रैवल में तकरीबन 15-20 के करीब टनल्स आएंगी, छोटी भी और बड़ी भी, और बुलंदोबाला पहाड़ हैं राइट साइड पे भी, लेफ़्ट साइड पे भी वैलीज़ हैं, वादियाँ हैं, और आइस स्पोर्ट्स की जगह बनी हुई हैं। पिच कहा जाता है बेसिकली उनको, तो वो भी बनी हुई है। चेयर लिफ्ट के भी काफ़ी पॉइंट्स बने हुए हैं, चेयर लिफ्ट है, केबल कार लगी हुई है। तो व्यूअर्स, अब हमारा नेक्स्ट टोल प्लाज़ा आने वाला है जो ऑस्ट्रिया साइड पे है। एक तो हम क्लियर कर चुके हैं, बल्कि नहीं सॉरी, वो चेक पोस्ट वो स्लोवेनिया साइड का था जो हमने क्लियर किया था। अब नेक्स्ट टोल प्लाज़ा आने वाला है, उस टोल प्लाज़े पे 13 यूरो 50 सेंट शायद पे करने पड़ेंगे। खैर मुझे अब कन्फर्म नहीं आ रहा। जैसा कि मैं भी बात कर रहा था कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं की जाती, चेकिंग नहीं की जाती। उसकी मेन वजह एक तो टेररिज्म नहीं है, और दूसरी वजह पता क्या है, यहाँ पे कानून की बहुत ज़्यादा समझ लें कि अप्रोच है, या होल्ड कह लें आप, कानून का बहुत ज़्यादा होल्ड है। यूरोपियन कंट्रीज़ मोस्टली पुलिस स्टेट्स हैं, और यहाँ की पुलिस रिश्वत भी नहीं लेती, बिल्कुल नहीं लेती, नाजायज़ तंग बिल्कुल नहीं करते। तो व्यूअर्स, स्लोवेनिया में जो स्पीड लिमिट्स हैं वो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह 130 किलोमीटर पर आवर मोटरवे की स्पीड लिमिट है। इसी तरह जो हाईवेज़ हैं वहाँ पर 100 किलोमीटर पर आवर है, और जो शहर के अंदर हैं वहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर है, और जो कंजस्टेड एरियाज़ हैं, रश वाली जगह हैं या कि स्कूलों के करीब वाली गलियाँ हैं, वहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड लिमिट्स है। और स्पीड लिमिट्स को देखने के लिए इन्होंने कैमरास भी लगाए हुए हैं। तो कंट्री मजबूरी तौर पर स्लोवेनिया जो कंट्री है बहुत अच्छा लगता है मुझे। एक्चुअली मेरी कोशिश होती है कि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ, और इसलिए मैं वीडियोस को 3x 4x पे स्पीड इसकी 3x 4x कर देता हूँ। जब आप ऑस्ट्रेलिया में इंटर होते हैं तो वहाँ पे आपको एक स्टिकर भी लगवाना पड़ता है, जो मुख्तलिफ़ ड्यूरेशन के होते हैं, मुख्तलिफ़ उनकी कीमत होती है। जो सबसे छोटी ड्यूरेशन है, सबसे कम ड्यूरेशन वाला जो स्टिकर है वो 10 दिन के लिए मिलता है, और वो 9 यूरो 90 सेंट का होता है। और
कई जगहों पे फिर इन्होंने टोल प्लाजे भी बनाए हुए हैं। तो वो स्टिकर अगर आप लेकर गाड़ी पे नहीं लगाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जनाब ये इनके डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, किसी जगह पे अगर वो डिटेक्ट नहीं होता स्टिकर तो इनकी तरफ से आपको एक मुहब्बतनामा मिलेगा जिस पे 100 यूरो के करीब फ़ाइन लिखा हुआ होगा और वो आपको डेफिनेटली पे करना पड़ेगा, नो एक्सक्यूज़। तो उस 100 यूरो से बचने के लिए सब ही यहाँ पे जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। ऑस्ट्रिया में भी इसी तरह स्पीड लिमिट्स है जिस तरह स्लोवेनिया की मैंने बताई है, 130, 150 एंड 30। तो रोड्स यहाँ भी बहुत अच्छे हैं, साफ़ सुथरा कंट्री है ऑस्ट्रिया। यूरोप के तमाम कंट्रीज़ की तरह लोग भी हंसमुख हैं, कोऑपरेटिव हैं। आप किसी से रास्ता पूछते हैं तो वो कोशिश करता है आपको वहाँ तक छोड़ कर आए। जर्मनी की निस्बत ये भी मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव ही लगता है। जैसा कि पहले बॉर्डर पे मैं बात कर रहा था कि कोई इतनी ज़्यादा चेकिंग नहीं होती, लेकिन जब ये चेकिंग कर रहे होते हैं या इनको कोई इन्फॉर्मेशन होती है, इनका CID सिस्टम भी बहुत फास्ट है। तो तब मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि 5-5 किलोमीटर लंबी लाइंस लगी होती हैं और ये एक एक गाड़ी को चेक करके फिर ही आगे जाने देते हैं। और दूसरा फिर ये भी होता है कि इनकी जो सीक्रेट एजेंसी वाले लोग होते हैं वो भी बॉर्डर एरियाज़ पे बहुत ज़्यादा घूम रहे होते हैं अपनी प्राइवेट गाड़ियों में। तो वो भी उनको भी अगर कोई चीज़ मशकूक जहाँ पे भी नज़र आती है वहीं पे उसको रोक लेते हैं और जब तक उससे वो सेटिस्फाई नहीं होते तब तक वो उसे जाने नहीं देते वहाँ से। लेकिन व्यूअर्स मुझे इनका जो है ना स्टाइल ऑफ चेकिंग कह लें या रोकने का कह लें, मुझे बड़ा पसंद है। पीछे से गाड़ी आती है, क्रॉस करती है, आपको मुनासिब गैप बनाने के बाद वो उसकी स्क्रीन पे लाइट जल जाती है रेड कलर की और उस पर इंग्लिश में भी लिखा आ जाता है कि फॉलो मी, और जर्मन ज़ुबान में भी लिखा आ जाता है। फिर आपका काम होता है आपने उसी गाड़ी को फॉलो करना होता है, चाहे वो आपको कहीं भी ले जाए। तो वो किसी भी करीबी सेफ़ जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे अगर वो ब्रेक लगाते हैं 5-10 मिनट रुकना पड़े तो कोई ट्रैफिक मुतासर नहीं होती, ऐसी जगह पर वो ले जाते हैं। आपके पास आएंगे, आपकी गाड़ी के विंडो के पास आएंगे, अपने कार्ड दिखाएंगे, बताएंगे कि हम फ़लाँ पुलिस में से हैं। तो जर्मन और ऑस्ट्रिया में पुलिस का जो प्रोनाउंसिएशन है वो पुलिस आई है, तो वो बताते हैं कि जी हम फ़लाँ पुलिस की तरफ से हैं और आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं या आप हमें ये बताएं कि आप यहाँ पे किस काम से आए हैं और आपने नेक्स्ट कहाँ जाना है। बड़े प्यार से पूछते हैं, तो उन्हें बताएं अगर कि जी हम इस काम से आए हैं, कोई एविडेंस दें, जैसे कि मेरे पास फर्म के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो वो देखने के बाद, पढ़ने के बाद कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करते, आपसे सॉरी करते हैं कि सॉरी हमने आपका टाइम ज़ाया किया, और आपको कहते हैं कि जी ठीक है आप जा सकते हैं। तो मुझे इनका ये स्टाइल बड़ा पसंद है। कोई यहाँ पे बदतमीज़ी नहीं है, कोई वो नहीं है, क्या उसे कहते हैं, चिल्लड़ वाला सिस्टम भी नहीं है पाकिस्तान की तरह कि पैसे दे के जान छुड़ा लो। तो मज़ा आता है यहाँ पे ओवरऑल। यानी आप अगर यहाँ पे यूरोप के किसी भी कंट्री में काम कर रहे हैं, लीगल हैं, काम करते हैं, अपने काम का टैक्स देते हैं, तो बड़ी अच्छी लाइफ है, बहुत अच्छी लाइफ है। टैक्स देने वालों को ये बहुत पसंद करते हैं। तो नाजायज़ तो किसी को भी तंग नहीं करते कोई टैक्स दे या ना दे, लेकिन बहरहाल अगर आप यहाँ पे टैक्स देते हैं तो उसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं और आपको कोई तंग भी नहीं करता। और मेरी तो रिक्वेस्ट भी है, अपील भी है कि पाकिस्तान में भी टैक्स दिया करें आप लोग। हो सकता है आपको फ़ील हो कि आपके टैक्स का रिटर्न नहीं आ रहा, लेकिन इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि जिस तरह पाकिस्तान में अब अवेयरनेस आ रही है, सोशल मीडिया आम हो रहा है, तो मुझे बड़ी उम्मीद है जी पाकिस्तान बुरे हालात में से निकल जाएगा इंशाल्लाह। दुआ गो भी हूँ मैं इस बात के लिए कि हमारा जो पाकिस्तान है वो बुरे हालात से निकले, क्योंकि अपना मुल्क ही होता है। तो
पाकिस्तान से जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं या जिनके अजीज़ो कारब रहते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में, वो ये समझते हैं कि यहाँ की लाइफ बहुत इजी है, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ की लाइफ बहुत टफ़ है, मशीनी लाइफ है। आपने एक रोबोट ही बन जाना होता है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं होती लाइफ में। तो इस लिहाज से अपना मुल्क ही होता है। तो ये जो लोग समझते हैं कि हमारी लाइफ बहुत इजी है, जब वो इधर आते हैं तो फिर वो भी यही कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान ही ठीक है। तो व्यूअर्स, खूबसूरती के लिहाज से भी पाकिस्तान दी बेस्ट है। आप ये देख रहे हैं मेरी यूरोप की जो वीडियोज़ हैं, ये आप देखते हैं, यहाँ पे तकरीबन मिलते जुलते ही सीन्स हैं। पहाड़ियाँ हैं, ग्रीनरी है, वादियाँ हैं, दरिया भी हैं, झीलें भी हैं। तो पाकिस्तान में आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। सहरा भी मिलते हैं, समुंदर भी मिलता है, पहाड़ भी मिलते हैं, वादियाँ भी मिलती हैं, दरिया भी मिलते हैं। तो मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान इज़ दी बेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ले व्यूअर्स, अब हमारा ऑस्ट्रिया और जर्मनी का बॉर्डर आ रहा है, बल्कि आ चुका है। स्पीड लिमिट्स कम हो चुकी हैं यहाँ पे। नेक्स्ट ऑस्ट्रियन बॉर्डर तो हमने क्रॉस कर लिया है। अब ये जर्मन बॉर्डर आ रहा है, 60 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। इट्स मीन के स्पीड लिमिट आपने कम करनी है। राइट साइड भी है, गाड़ी को लेफ़्ट साइड पे किया गया। इधर रश कम था, यहाँ पे सिक्योरिटी वाले खड़े हैं। अब देखते हैं वो हमें चेक करते हैं या नहीं करते। ये उनकी मर्ज़ी है, डिपेंड करता है उनके मूड पे। तो उन्होंने क्लियर कर दिया है, हम जा सकते हैं आगे। बहुत मेहरबानी है इनकी जी, हमेशा ही क्लियर कर देते हैं, अल्लाह का शुक्र है। एक दो दफ़ा ही चेक किया है इन्होंने बस। तो मेरी जो राइट साइड पे जो जिसे मैंने बॉर्डर पे वो हाईलाइट किया था, ब्लू कलर का बोर्ड था, उसके ऊपर डॉइचे लैंड लिखा हुआ था और स्टार्स बने हुए थे। ये बेसिकली यहाँ पे जब कोई एक कंट्री से दूसरा कंट्री, यानी कोई भी सब बॉर्डर्स पे यही बोर्ड लगे होते हैं, स्टार्स बने होते हैं। साइड्स पे स्टार्स का दायरा बना होता है और बीच में उस कंट्री का नाम लिखा गया होता है। तो इसी तरह लेफ़्ट साइड पे जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर हैं और ये पहाड़ बेसिकली स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी के बॉर्डर पे हैं। यानी ये वो जगह है जहाँ पे जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया के बॉर्डर मिलते हैं आपस में। तो किसी वक्त मैं आपको ये इस जगह के जो क्या कहते हैं उसे, ऑन दी पॉइंट आपको मैं जाके वो जगह भी दिखाऊंगा जहाँ पे क्लियरली 3 फ्लैग लगे हुए हैं और तीनों मुल्कों की सरहदें मिलती हैं। ये जी, जब आप साल्ज़बुर्ग से जर्मनी में इंटर होते हैं तो आपके राइट साइड ये बहुत बड़ी झील है, जर्मनी की है, जर्मनी के अंदर है, ये आती है। ये जगह बड़ी पुरसकून होती है और यहाँ पे अगर आप आधा घंटा बैठ जाते हैं तो आपके सफ़र की सारी थकन जो है वो दूर हो जाती है। लेकिन ये उन्हीं की थकन दूर होती है जिन लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, झीलें, दरिया या पानी। जिन लोगों को अच्छे नहीं लगते उनके लिए तो फिर थकन बढ़नी है। यहाँ पे अगर आप रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे जो पार्किंग फ़ीस है वो 1 यूरो है 1 घंटे की। दिन कोई भी हो, 1 यूरो 1 घंटे का। तो अब यहाँ से तकरीबन 550-555 किलोमीटर का सफ़र है फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट का। और ये जर्मनी है, यहाँ पे ज़्यादातर जगहों पे स्पीड लिमिट नहीं है कोई भी। तो गाड़ी ड्राइव की जाती है 150 की स्पीड से, 150 पर किलोमीटर आवर, 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो जर्मनी में मोस्टली सफ़र जो है वो जल्दी हो जाता है। हाँ, ये होता है कि कोई ट्रैफिक जाम ना मिल जाए, क्योंकि ट्रैफिक जाम जर्मनी में बहुत आम सी बात है। ये मोस्टली मिलते रहते हैं जैम जो होते हैं। जर्मन ज़ुबान में ट्रैफिक जाम जहाँ पे होती है वहाँ पे स्टाउ कहा जाता है। जर्मन ज़ुबान में इसे स्टाउ कहा जाता है। तो ये मोस्टली उसी वक्त होते हैं जब रोड पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो। कंस्ट्रक्शन के काम को बेसिकली यहाँ पे बाउस्टेला कहा जाता है। तो बाउस्टेले में यानी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है जहाँ पे, वहाँ पे स्पीड लिमिट ज़रा कम होती है तो स्टाउ कहा जाता है। अगर किसी रोड पे अचानक से कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है या कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है
तो उस वजह से जब ट्रैफिक को ब्लॉक किया जाता है तो उसे फिर स्टाव कहा जाता है। लो जी, स्टाव लग गया। इट्स मीन कि अब ट्रैफिक रुक गई है, ट्रैफिक जाम हो गई है, आप इसमें फंस गए हैं। अब आपको कितनी देर फंसा रहना है ये डिपेंड करता है एक्सीडेंट पे, क्योंकि यहाँ जब भी कोई एक्सीडेंट होता है ट्रैफिक खुद ब खुद रुक जाती है। पुलिस आती है, वो फ़ौरन से एक्सीडेंट वाली जो जगह होती है उसे सिक्योर करती है, सेफ करती है। वैसे तो यहाँ पे जब आप ड्राइविंग लाइसेंस सीखते हैं तो ये चीज़ें आपको तब ही सिखा दी जाती हैं कि अगर आपके आगे गाड़ी जो जा रही है उसका एक्सीडेंट होता है तो उसे आपने क्या करना है, वहाँ पे आपने कैसा ट्रीट करना है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं भी बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। जो यहाँ पे सिखाया जाता है वो ये होता है कि अगर आपकी गाड़ी के साथ आगे वाली गाड़ी में कोई एक्सीडेंट हो गया है और वो बंदा ज़ख्मी है तो उसे आपने कैसे ट्रीट करना है। तो उसमें यहाँ पे एक फ़र्स्ट एड का कोर्स करवाया जाता है। जर्मन ज़ुबान में उसे एस्टे हेल्फे कहते हैं। तो उस कोर्स में मुकम्मल तौर पे सिखाया जाता है आपने बंदे को मसनूई सांस कैसे देनी है, बंदे को लिटाना किस तरह से है, और बंदे की जो भी फ़र्स्ट एड है वो आपने फ़र्स्ट एड किस तरह से उसको देनी है। तो पाकिस्तान में भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए, मेरे ख्याल में अब हो गया होगा। मुझे तो काफ़ी साल हो गए हैं पाकिस्तान से आए हुए यहाँ पे, तो इन चीज़ों का आपको आना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे मैंने कई दफ़ा देखा है जब कोई इस तरह का एक्सीडेंट होता है तो लोग खुद ही से फ़र्स्ट एड देते हैं उस वक्त तक जब तक कि कोई जो पुलिस या एम्बुलेंस वाले आ नहीं जाते। एम्बुलेंस वाले जैसे ही आते हैं वो फ़ौरन से जगह को लॉक कर देते हैं, सील कर देते हैं पुलिस वाले। और अगर एक्सीडेंट ज़रा सीरियस किस्म का हो, बंदा ज़्यादा ज़ख्मी है, तो वहाँ पे ऑन द स्पॉट ये जगह बनाते हैं हेलीकॉप्टर उतारने की, हेलीपैड तो खैर नहीं, हेलीकॉप्टर उतारने की जगह बनाते हैं। ट्रैफिक को आगे पीछे करके वहाँ पे जगह बना दी जाती है। फिर जो एम्बुलेंस होती है, हेली एम्बुलेंस, वो आती है। पता नहीं उसे हेली एम्बुलेंस कहते हैं या क्या कहते हैं, मुझे एग्जैक्ट नाम अब याद नहीं है। और वो जो है वो पेशेंट को या जो ज़ख्मी हुआ होता है, सर्वाइवल होता है जो, उसको ट्रीट करते हैं। तो व्यूअर्स, मैं अब मोटरवे छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरा शहर आ चुका है और मुझे अब इसे छोड़ना है मोटरवे। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो देखी। अगर आपको इस तरह की वीडियो इस तरह की पसंद आती हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू, बाय, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।